आई एम संतोष, वेलकम टू आयुष सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। मतलब अपने आप पे भरोसा करें और फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती। मतलब अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, इफ़ यू हैव ड्रेम्ट अबाउट समथिंग यू कैन अचीव दैट टू। मतलब सपने वो ही देखें जो पूरा करने के लिए, जिसके लिए आप पूरी जी जान से अपनी मेहनत लगा दें। और तभी बोला गया है कि जब आप अपने सपने पूरे करने के लिए पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं, पूरा कुछ भी कर गुजरने की एक अंदर से इच्छा रखते हैं, तभी इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपने दोस्तों देखा होगा कि लाइफ में बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे अचीवमेंट करके गए हैं जो एक कॉमन मैन के लिए इनफैक्ट सोचना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए विराट कोहली का, सचिन तेंदुलकर का, और बहुत सारे लोग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों से उठ के एकदम बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक जाके उन्होंने ये सारे जो अचीवमेंट अपनी लाइफ में अचीव किए। तो ये सब उन्होंने तभी अचीव कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने आप पे भरोसा रखा, अपनी काबिलियत पे उन्होंने भरोसा रखा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग सेड कि बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों, चलता हूँ सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बोला जा रहा है जो कोरोना वायरस के इस समय अगर देखें टोटल वर्ल्ड के अंदर केसेस तो लगभग 1,28,42,112 केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से लगभग 74,78,196 लोग जो पूरी तरीके रिकवर हो गए हैं। इसमें से आप देखेंगे 5,67,653 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। टॉप पे आप देखेंगे यूएसए, ब्राज़ील, तीसरे नंबर पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवें पे पेरू, और फिर बाकी कंट्रीज़ बने हुए हैं। इंडिया में काफ़ी तेज़ी से अब आप देखेंगे केसेस बढ़ रहे हैं, लगभग 22,000 से 25,000 के बीच रोज़ केसेस निकल के आ रहे हैं। आप देखें अगर टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स जो इंडिया के अंदर है वो है 8,50,358, और इसमें से 5,36,000 पूरी तरीके ठीक हो चुके हैं और 22,687 लोग कोरोना वायरस की वजह से इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ पे बात की जा रही है ECHS बेनिफिट्स के बारे में। अभी तक आपने देखा होगा ये जो बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स जो भी 25 साल से ज़्यादा उम्र के जो आर्मी के सॉरी जो एम्प्लॉयज़ होते थे, उनके जो बच्चे होते थे जो 25 साल से ऊपर हो जाते थे, तो उनको ये बेनिफिट्स देने बंद कर दिए जाते थे। लेकिन अब ये सर्विस फिर से रिज्यूम कर दी गई है। जो भी बच्चे 25 साल से इनफैक्ट ज़्यादा भी होंगे, वो जॉब नहीं कर रहे हैं या सम हाउ दे आर अनएम्प्लॉयड, तो उनको ये प्रॉपर जो पेंशन है वो दी जाएगी। उनको सारी वो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, फिर वो हेल्थ बेनिफिट्स हों या फिर दूसरे और बेनिफिट्स दिए जाते हैं ECHS के द्वारा। तो यही बोला है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला कि अनमैरिड जो भी परमानेंटली डिसेबल्ड सन्स होंगे ECHS के, वो एलिजिबल होंगे ECHS बेनिफिट्स के लिए। और जो आप देखेंगे अनमैरिड परमानेंटली डिसेबल्ड जो सन होंगे, बच्चे होंगे, ये जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट सन्स होंगे एक्स सर्विसमैन के, उनको पूरे वो बेनिफिट दिए जाएंगे हेल्थ से रिलेटेड। या फिर जो भी दूसरी चीज़ें, इसमें लड़कियों को भी काउंट किया गया, लड़के लड़कियां जो भी हैं, अगर वो दे आर सम हाउ डिसेबल्ड, सम कुछ प्रॉब्लम है उन्हें, तो उन्हें सारे वो बेनिफिट्स अवेल कर सकती हैं इवन आफ्टर 25 ईयर्स एज। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। टी सेल्स इम्यूनिटी की बात की जा रही है। अभी एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया जो सबसे ज़्यादा बीमार कोविड-19 पेशेंट्स होते हैं वो भी टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, टी सेल्स का काम क्या होता है? टी सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको कहीं ना कहीं एनहेंस करता है, अच्छा करता है, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो फाइट कर सके उन जो होस्ट वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, जिससे जो कि हमारी बॉडी में अटैक करके हमें बीमार बना देता है। तो यही बात यहाँ पे भी बोली जा रही है। एटी सेल एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है जो कि डेवलप होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आप अगर देखेंगे तो लंग्स के बीच में एक छोटा सा ग्लैंड होता है। और ये जो टी सेल्स होती हैं की कंपोनेंट होती हैं इम्यून सिस्टम की, और इनका रोल जो होता है कि ये इन्फेक्ट करें, जो इन्फेक्टेड वायरस है उसको मार दें और एक्टिवेट करें अपना
इम्यून सेल, और इससे हमारी जो बॉडी का ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स है वो बेटर होता है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। याद रख सकते हैं आप। यहाँ पे बात की जा रही है ग्राइफन। ग्राइफन एक तरीके की ट्विटर के द्वारा अब बेसिकली प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसमें आप ट्विटर में सब्सक्राइब कर सकेंगे। ये बेसिकली उन बिजनेसमैन के लिए बनाया जा रहा है जो ट्विटर को बहुत ही फ्रीक्वेंटली फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करते हैं, बिजनेस कस्टमर्स होते हैं। आप अगर देखेंगे 2017 से जो ट्विटर है ये सिंपली इसकी जो बेसिक रेवेन्यू सोर्स है वो ज़्यादातर ऐड से ही आ रहा है। जो ऐड ये करता है उसी ऐड से ये सारा पैसा जनरेट करता है। तो अब ये जब ग्राइफन कोड नेम जो ये सब्सक्रिप्शन है ये आ जाएगा तो इसको सब्सक्राइब करने पे लोगों को पैसा देना पड़ेगा। उन बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े उनको पैसा देना पड़ेगा ये सर्विस लेने के लिए। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी दी जाएंगी ट्विटर के द्वारा। आप देखेंगे जो वेब इंजीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं और क्या कैसे पेमेंट होनी है ये सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रख सकते हैं ग्राइफन के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है मीज़ल्स और रुबेला। मीज़ल्स और रुबेला अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसा होता है, ये मीज़ल्स जब बॉडी में हल्की खुजली हो जाती है तो उसको आप बोलते हैं बेसिकली मीज़ल्स। और जब उस खुजली में रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं ज़्यादा तब उसे बेसिकली बोला जाता है रुबेला। आप देखेंगे यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अनाउंसमेंट किया जिसमें बोला कि मीज़ल्स और रूबेला इनको इरेडिकेट कर दिया गया है पूरी तरीके से श्रीलंका और मालदीव्स के अंदर में। आप देखेंगे इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन के कुछ यहाँ पे मालदीव्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको श्रीलंका कुछ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बोली जा रही है, आप याद रख सकते हैं। और जो ये मालदीव्स और श्रीलंका हैं ये पहले ऐसे दो देश बने हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो जिन्होंने ये अचीवमेंट अचीव किया है और इन्होंने एलिमिनेट किया है जो मीज़ल्स और रुबेला है। इसको 2023 का जो टारगेट था उससे लगभग 3 साल पहले ही इन्होंने इरेडिकेट कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कंट्री ने वेरीफाई किया है कि जो मीज़ल्स और रुबेला है उसे पूरी तरीके एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि कोई भी अब एविडेंस नहीं देखने को मिला इस बीमारी का पिछले कुछ 3 सालों के आसपास। तो ये तभी ये प्रिडिक्ट होता है, तभी ये समझ में आता है कि जब 3 साल तक कोई पेशेंट नहीं आता उस चीज़ का तो फिर आपको देखने को मिलेगा वो बीमारी वहाँ से इरेडिकेट हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ आपको कभी फ्यूचर में देखने को मिलेगा कोरोना के साथ में भी। जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी 3 साल तक इसके कोई भी एक्टिव पेशेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे, तब जाके बोला जाएगा कि ये देश पूरी तरीके कोरोना से एलिमिनेट हो गया है, कोरोना को एलिमिनेट कर दिया है। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप इसको रिलेट करके देखिए, हर न्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश करिए, उसका जिस्ट समझने की कोशिश करिए। सितंबर 2019 में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन है वहाँ पे 2023 के लिए जो टारगेट सेट किया गया था कि एलिमिनेट किया जाएगा मीज़ल्स और रुबेला को 2023 तक। और इस जो गोल है ये जो इसको बेसिकली 2014 के अंदर में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिससे कि ये बीमारी ख़त्म करी जा सके, मीज़ल्स और रुबेला। बेसिकली अगर आप देखेंगे भूटान, नॉर्थ कोरिया, टाइमोर लेस्टी ये ऐसे दूसरे देश हैं जो कि इन्होंने पूरी तरीके एलिमिनेट कर दिया है मीज़ल्स को। तो ये आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि मीज़ल्स और रुबेला हाल फिलहाल में किन दो देशों ने ख़त्म किया, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि श्रीलंका और मालदीव्स ऐसे दो देश हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया ग्लोबल वीक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया इंडिया ग्लोबल वीक 2020। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है ऑन इंडियाज़ ग्लोबलाइजेशन। इसकी जो थीम रखी गई है बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड है। इसकी जो थीम है वो आप याद रख सकते हैं। 3 दिन का ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया यूनाइटेड किंगडम के अंदर। इसे 9 से 11 जुलाई के बीच में देखने को मिला। बेसिकली इसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया इंक डॉट ग्रुप के द्वारा और यूके में जिसका हेडक्वार्टर मीडिया हाउस में है। आप देखेंगे जो इसकी फ्लैगशिप पब्लिकेशंस है इंडिया ग्लोबल बिजनेस की, इसने रिसेंटली अभी लॉन्च की थी न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ नेटवर्क आई ग्लोबल, जो कि आप याद रख सकते हैं इंडिया ग्लोबल वीक 2020। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 5000 ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स अलग अलग 30 देशों से। इसमें 250 ग्लोबल स्पीकर्स होंगे जो कि एड्रेस करेंगे इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को 75 अलग अलग सेशंस में।
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्पेशल ये फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें स्पेशली जो 100th बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जा रही है। सितार मास्ट्रो जो कि जिनका नाम था रविशंकर जी, बहुत ही शानदार सितार बजाते थे, जो कि आप याद रख सकते हैं। और उनके जो 3 जो सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, एमिनेंट स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस देंगे, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम ने अभी एक रील नाम की ऐप लॉन्च की है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं टिकटॉक को एज अ टिकटॉक रिप्लेसमेंट ये ऐप इंस्टा के द्वारा लॉन्च की गई है, जिससे कि जो इंस्टाग्राम के जो टिकटॉक के जो यूज़र्स हैं उनकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम को कहीं ना कहीं फिलअप किया जा सके। ये जो नई ऐप है, इसके जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं टिकटॉक से। आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएटिव फिल्टर्स लगाए गए हैं, म्यूज़िक है, और आप इसमें ऑडियो यूज़ करके जैसे टिकटॉक पे आप वीडियो शूट करते थे वैसे ही वीडियो बना पाएंगे। 15 सेकंड का वीडियो शूट करके आप इसमें देखेंगे। इंडिया जो है चौथा ऐसा देश बन गया है ब्राज़ील, जर्मनी और फ्रांस के बाद जो जहाँ पे इंस्टाग्राम ने ये अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है। और टिकटॉक की एक तरीके का आप सब्सटीट्यूट के तौर पे अगर देखें तो कुछ और ऐप्स चल रहे हैं, जैसे रोपोसो, मित्रों, चिंगारी एक्सेट्रा, और बहुत सारी ऐप्स आपको प्ले स्टोर और दूसरी जगहों पे मिल जाएंगी, जिससे कि आप टिकटॉक की भरपाई कर सकते हैं जो टिकटॉक लवर्स हैं। यहाँ पे एक दोस्तों अभी स्टडी की गई, लगभग 32 देश के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये एक WHO से बताया अपनी रिपोर्ट में कि जो एक्सेल्ड ब्रेथ होती है, मतलब जो सांस हम अपनी मुंह से छोड़ते हैं, अगर कोई कोरोना पेशेंट है वैसे ही वो जब एक्सेल करेगा, किसी से मान लीजिए बात कर रहा है, तो उसकी जो एक्सेल्ड ब्रेथ होगी, जो सांस बाहर निकलती है सांस लेने के बाद, उसमें कोरोना वायरस हो सकता है। इनफैक्ट होता है, ये बात बोली गई है इन साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं यही चीज़ क्लेरिफाई करता है कि जो आप एयरबॉर्न जो डिजीज़ होता है, ये इसी को बोला जाता है कि जब आप किसी के कांटेक्ट में आए अगर बिना मास्क के लगाए, तो आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो आपको भी कोरोना हो जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप ये चीज़ मान के चलिए कि मार्केट में आप निकल रहे हैं तो हर इंसान को आप ये मान के चलिए कि इसको कोरोना हो सकता है। इसलिए अपने आप को आप प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को अपने मास्क लगा के रखिए, अपने जो भी हाथ हैं वो धुलते रहिए, साफ़ सफाई करते रहिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए। यही एक बचाव है, यही एक तरीका है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोना वायरस की इस महामारी से। तो ये चीज़ बोली गई है, आप ये याद रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही शानदार आज जो ये एडिटोरियल है, इसमें ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आप देखेंगे क्या है बेसिकली पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्या है। आप देखेंगे इंडिया का जो ये रीजन है, ये अक्साई चीन वाला जो रीजन है, ये चाइना के अंडर में है। और ये जो लाइन है, ये इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे कि जो कि एक लाइन बोली जाती है। जैसे आप गांव में देखेंगे एक मेड़ बना दी जाती, दो खेतों के बीच में, जिससे कि ये डिमार्केट किया जा सके कि ये हमारा खेत है, ये दूसरे बंदे का खेत है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपना खुरापात दिखाते हैं, वो उस मेड़ को उस ये जो मेड़ है इसको यहाँ से खोद के अपने में मिला लेते हैं और दूसरी मेड़ यहाँ बना लेते हैं। तो ये जो एरिया होता है ये उनकी तरफ चला जाता है। तो यही कुछ ऐसी ही कुछ हरकतें अक्सर आप देखेंगे चाइना की तरफ से की जाती हैं, जिस वजह से हमको अक्सर LAC पे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट्स बेसिकली पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और एज अ कि यहाँ पे जो पेट्रोलिंग होती है, जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा, जो आर्मी के जवान हैं, और कंटिन्यूसली ये पेट्रोलिंग की जाती है, जिससे कि ये डिमार्केट किया जा सके कि हाँ ये हमारा एरिया है, यहाँ तक हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और ये आपका एरिया है, यहाँ पे आप पेट्रोलिंग करिए। इसे बेसिकली एज अ गाइड ऑफ लोकेशन के तौर पे देखा जाता है LAC के सोल्जर्स के द्वारा। और इसमें बेसिकली आप देखेंगे इंडिकेटर जो इसमें बेसिकली यूज़ होते हैं एक्चुअल कंट्रोल के तहत। आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई
लाइन नहीं बनी है, कोई इसमें तार नहीं लगे हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको डिमार्केट किया जाता है कि ये मान लीजिए ये नाला है, ये नाला बह रहा है, इस नाले के इस तरफ वाला आपका एरिया है, उस तरफ वाला आपका एरिया है, तो ये जो है इंडिया के अंदर में आएगा, वो चाइना की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप कि क्या इसका बेसिकली इसका क्यों, वाई आर दे सिग्निफिकेंट, रेगुलर जो पेट्रोलिंग की जाती है पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे, इससे ये इंश्योर किया जाता है कि इंडिया के साइड जो है वो अपना फिजिकल क्लेम वहाँ पे क्लेम करता रहे। अगर आप देखें यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इंडिया की तरफ से पेट्रोलिंग करी जाएगी, तो चाइना वाले भी देखेंगे कि हाँ यहाँ तक ये लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं, इस वजह से इससे इस एरिया में नहीं आना है। और आप देखेंगे अगर कि जब यहीं पे कुछ ढिलाई बरती जाती है, अभी एक इंडियन एक्सप्रेस का मैंने कोट कहीं एडिटोरियल पढ़ा था, वहाँ पे जो उनके न्यूज़ एडिटर हैं उन्होंने बताया था कि इंडिया ने जब अभी सर्दियों का मौसम था और ये अभी जब कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही थी, इस टाइम पे यहाँ पे पेट्रोलिंग करनी कम कर दी थी, जिसका कि फ़ायदा चाइना ने उठाया, और फिर उसने अब हमारे एलएसी में गालवान एरिया में उसने कहीं ना कहीं अपने टेंट लगाए और अपना क्लेम दिखा दिया, जिसकी वजह से हमारा जो गालवान में है एक ह्यूज डिस्प्यूट देखने को मिला। एक मिनट। सम जो दूसरे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे कि जिनको कि आइडेंटिफाई किया जा सके उनके जोग्राफिकल फीचर से, जैसे कि कोई पास वहाँ पे बना हुआ है, आप देखेंगे कोई नाला बना हुआ है, या कोई दूसरा ऐसा जोग्राफिकल फीचर, जैसे कोई आप बोल सकते हैं बड़ी पहाड़ी हो सकती है, या फिर कोई नदी वहाँ से बह रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके तौर पे इसे बेसिकली डिमार्केट किया जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें कि जो जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं, व्हाट व्हेन आर दीज, इनको कब नंबर दिए जाते हैं, आप देखेंगे ओनली दोज, मतलब सिर्फ उन्हीं पेट्रोलिंग पॉइंट्स को नंबर दिए जाते हैं जिनके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जैसा PP14 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो कि गालवान वैली के अंदर है, इसको नंबर दिया गया है। और आप देखेंगे जो दीपसांग प्लेन्स हैं नॉर्दर्न लद्दाख के अंदर, राखी नाला है, जीवन नाला है, ये सारे जो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये एलएसी के दायरे में नहीं आते हैं, और इनको इसलिए यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट का कोई नंबर नहीं दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी देर आर शॉर्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑन इंडियन साइड, इंडिया की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा यही पेट्रोलिंग पॉइंट्स। और ये जो आप बेसिकली मैं आपको बताऊं, इंडिया चाइना जो है यहाँ पे अलग अलग इनके पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, कुछ इन्हें लगता है कि इनके पेट्रोलिंग पॉइंट्स यहाँ पे हैं, कुछ इंडियंस को लगता है कि इनके पेट्रोलिंग पॉइंट्स यहाँ पे। इसी वजह से ये एक कंटिन्यूस डिस्प्यूटेड रीज़न रहता है, क्योंकि हमारी लाइन चाइना के साथ डिमार्केटेड नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि हमारे एग्जैक्ट डिमार्केशन नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे, आप पाकिस्तान के साथ हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब एग्जैक्ट हमारा कंट्रोल है उस एरिया के अंदर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब जो जिसका वहाँ पे एक्चुअल प्रेजेंस है उसका वहाँ पे उतना कंट्रोल है, आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे कौन कौन से जो बॉर्डर हैं वो चाइना ने के जो मैंड है, मतलब चाइना के जो आर्मी के लोग हैं वो वहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि वो पोस्ट नहीं होती, इसलिए वहाँ पे आपको प्रेजेंस नहीं देखने को मिलेगी आर्मी की। मान लीजिए यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इंडिया की एक कोई चौकी बना दी जाएगी जिसमें कि आर्मी वाले लोग कैंप बना के रहेंगे और फिर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो यही चीज़ बेसिकली बोली जा रही है। अनलाइक आप देखेंगे कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे बेसिकली हमारे अलग अलग जो पोस्ट देखने को मिलती हैं जहाँ पे आर्मी के जवान रहते हैं और फिर वहाँ से बॉर्डर की निगरानी करते हैं फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रह के। उसके बाद आप देखेंगे ये जस्ट जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं ये जस्ट फिजिकल मार्कर्स होते हैं ऑन ग्राउंड, जिससे कि ये लोकेशन एग्जैक्ट डिमार्केट की जा सके कि हाँ ये हमारा एरिया है, ये आपका एरिया है। और यहाँ पे नो डिफेंस पोटेंशियल टैक्टिकल इंपॉर्टेंस फॉर आर्मी, इसमें कोई भी आर्मी को कोई डिफेंस का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, और ये सिर्फ देखने को मिलता है कि यहाँ पे उनका प्रेजेंस होने से ही ये एरिया हमारा होगा, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है।
अब ये देखें कि इंडिया असर्ट कैसे करता है अपने क्लेम को। ये जो इंडिया के द्वारा क्लेम असर्ट किया जाता है आर्मी के द्वारा और जॉइंट आर्मी आईटीबीपी पेट्रोल्स के द्वारा, कि ये ज़्यादा जो यहाँ पे अपनी जब ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ा देते हैं तो देखा जाता है बेसिकली कि इंडिया का ये एरिया है। और आप देखेंगे ये बेसिकली डन किया जाता है फिजिकल विजिटिंग जो करी जाती है पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे। पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जब हमारे ज़्यादा जवान वहाँ पे चहलकदमी करते हैं, ज़्यादा वहाँ पे घूमते हैं, ज़्यादा वहाँ पे अपनी एक फिजिकल प्रेजेंस देते हैं, तो ये बोला जाता है कि ये हमारा एरिया है। और आप देखेंगे जो जब ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होती है तो जो दूसरी तरफ से वहाँ पे लोग चाइना के जैसे होंगे तो वो लोग को लगता है कि ये एरिया इनका है, यहाँ पे अब ज़्यादा घुसपैठ नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ ये चहलकदमी कम कर दी जाती वहीं उन्हें लगता है कि अब यहाँ पे ये लोग नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, तो चलो इसके अंदर क्लेम करते हैं, अपने टेंट गाड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि हम अपना क्लेम बना सकें, या कोई ऐसा इंडिकेटर बना दें जिससे कि हम वहाँ पे क्लेम कर सकें। इसी वजह से जब ज़्यादा आप देखेंगे जब ज़्यादा यहाँ पे आर्मी की प्रेजेंस होती है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, रोड बनाया जाता है और दूसरे कच्चे रास्ते बनाए जाते हैं। कुछ थोड़े छोटे मोटे आप देखेंगे रिवर जो नदी के रास्ते हैं वो थोड़े से मोड़ लिए जाते हैं अपने पर्सनल पानी के यूज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे जो फिजिकल आइटम जैसे कि फूड टिन्स और इंडियन मार्किंग्स वो वहाँ पे छोड़ दी जाती हैं जिससे कि ये पता चल सके कि हाँ ये हमारा एरिया है। और हमने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैगी खाई, इंडिया मेड इन इंडिया मैगी खाई, और वो मैगी खा के वहाँ पे उसका कप छोड़ दिया या फिर उसका पॉलीथीन वहाँ पे छोड़ दिया, तो बाई चांस कभी चाइना इसमें क्लेम भी करता है तो हम बता सकते हैं उससे कि देखिए नहीं मेरी यहाँ पे ये पॉलीथीन पड़ी है या ये यहाँ पे मेरा टिन पड़ा है जो कि आप देख सकते हैं इंडियन है और इस वजह से ये आपका एरिया नहीं है। तो यही चीज़ बोली जा रही है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि चाइनीज़ आर्मी का यहाँ पे जो कंट्रोल नहीं है, जो इंडियन एरिया के कंट्रोल के अंदर है। इंडिया वॉज इन कंट्रोल ऑफ दीज एरियाज, ये चीज़ बोली जा रही है। आप यहाँ पे देखेंगे किसे दिया है, हु हैज़ गिवन दीज पेट्रोलिंग, इसने ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं ये दिए किसके द्वारा गए हैं। आप देखेंगे जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है हाई पावर्ड चाइना स्टडी ग्रुप के द्वारा 1975 के स्टार्टिंग में। ये देखने को मिला जब पेट्रोलिंग लिमिट सेट करी गई फॉर इंडियन फोर्सेस, चाइना के द्वारा ये सेट किया गया कि जो जिसका भी जहाँ पे प्रेजेंस होगा जहाँ तक वो उसका एरिया होगा। Based on LAC line of actual control after government accepted the concept in 1993, इंडिया ने ये जो कॉन्सेप्ट था 1993 में समझा और फिर अपनी मार्किंग्स स्टार्ट करी ऑन मैप्स और आर्मी की हेल्प से, जिससे कि बॉर्डर एरियाज़ में एक डिमार्केशन किया जा सके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। बट आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेट्रोलिंग है पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अंदर वो स्पेसिफाई नहीं की गई। आप देखेंगे व्हाट इट इज़ फाइनलाइज्ड बाय आर्मी हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स के द्वारा ये चीज़ क्लेम करी जाती है, ये चीज़ बोली जाती है कि ये एरिया हमारा है। गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ नहीं क्लेम करी जाती कि गवर्नमेंट ये चीज़ क्लेम कर रही है अपने मैप में कि ये एरिया हमारा है। ये एक आप बोल सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया गांव का ही, कि ये एक आपसी समझौता है कि ये एरिया हमारा है वो एरिया आपका। इसमें कोई प्रॉपर इसका बही खाता मेंटेन नहीं है जो कि ये इंश्योर करेगा कि नहीं इसके आगे आप नहीं आ सकते या इसके आगे हम नहीं जा सकते। जो एलएसी है इसके पार इंडियंस भी जा सकते हैं, अपना क्लेम कर सकते हैं, और इसके इधर जब चाइना वाले देखते हैं कि इंडिया वाले नहीं आ रहे हैं तो वो क्लेम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखेंगे ये जो फ्रीक्वेंसी है पेट्रोलिंग पॉइंट्स की ये अक्सर बढ़ा दी जाती है आर्मी के द्वारा और आईटीबीपी के द्वारा रिकमेंडेशंस जब दी जाती हैं ऊपर से। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रीचिंग वेरियस पेट्रोलिंग पॉइंट्स है वो उसमें देखने को मिलता है कि एनुअल पेट्रोलिंग प्रोग्राम के तहत ये काम किया जाता है बेस्ड ऑन जो एरिया वहाँ का कैसा है, कितनी बारिश हो रही है, कितना ज़्यादा वो दिक्कत वाला वहाँ पे क्षेत्र है कि वहाँ पे चढ़ाई नहीं करी जा सकती, वहाँ पे जाया नहीं जा सकता। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए ही वहाँ पे ये सारी जो पेट्रोलिंग करी जाती है और उसी हिसाब से उसका ड्यूरेशन सेट किया जाता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर वहाँ पे है
तो वहाँ पे पेट्रोलिंग करना इतना ईजी नहीं होता है। इसलिए जो अलग अलग जो गवर्नमेंट की जो आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वहाँ पे पेट्रोलिंग अक्सर देखी जाती है। मान लीजिए जवान कम है तो वहाँ पे पेट्रोलिंग थोड़ी रोक दी जाती है कुछ समय के लिए। तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको कुछ इसका बैकग्राउंड अभी बताया था पहले भी। वाई पेट्रोलिंग पॉइंट्स आर करेंटली अंडर डिस्प्यूट। अगर आप देखेंगे कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स डिस्प्यूट क्यों है पेट्रोलिंग पॉइंट्स में, पेट्रोलिंग पॉइंट्स का बेसिकली आपको देखने को मिलेगा PP10 से, यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10 से 13 के बीच जो कि दीपसांग सेक्टर में है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो कि गालवान सेक्टर में है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो कि हॉट स्प्रिंग है, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A जो कि गोगरा के अंदर है। ये सारे डिस्प्यूटेड पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं हमारे और चाइना के बीच में। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं क्योंकि जब भी आप इंडिया चाइना से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, तो वहाँ पे ये सारे अगर एक दो पॉइंट भी आप कोट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि ये सारी यहाँ से आपको ये समझता है एग्जामिनर की आपकी कितनी डीप नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में। उसके बाद आप देखेंगे जो स्टैंड ऑफ्स हैं बिटवीन चाइनीज़ एंड इंडियन आर्मी, ये अक्सर इन्हीं पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे अक्सर देखने को मिलता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ आप देखेंगे काफ़ी हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स के। उसके बाद जो लद्दाख रीजन है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैप, यहाँ पे आप देखेंगे ये इंडिया है, ये चाइना है, यहाँ पे कुछ अक्सर ये डिस्प्यूटेड रीजन देखने को मिलता है। उसके बाद जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है यहाँ पे आपको डिस्प्यूटेड रीजन देखने को मिलेगा। तो जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस का या फिर कोई भी क्वेश्चन कवर करें तो वहाँ पे उसको जोग्राफिकली उसे मैप आउट ज़रूर करें, जिससे कि आपको उसका एक रफ आइडिया उस एरिया का ज़रूर मिले। तो ये है चाइना अक्सर ये सारी चीज़ें डिस्प्यूट में देखने को मिलती हैं। ये जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे चाइना काफ़ी अपना प्रेजेंस दिखाता है, 9 डैश लाइन है, ये सारी चीज़ें उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलती हैं आसियान कंट्रीज़ के दौर के साथ में चाइना की। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखें इंटरनेट फ्रीडम, जो कि मेंस 2 GS2 का एक गवर्नेंस का टॉपिक है। यहाँ पे आप देखें कि न्यूज़ में है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया कि वो ब्लॉक करेगी चाइनीज़ ऐप्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इंडियन फ्रीडम के लिए। और जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस समय सबसे ज़्यादा खतरे में है इन ऐप्स की वजह से, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा क्लेम किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो ये चाइनीज़ ऐप्स हैं ये अपना डेटा चाइनीज़ सर्वर्स में इनका ये जो डेटा था ये लिंक था और सारा डेटा ये इंडिया का वहाँ भेजा जा रहा था, जिसका कि कभी भी चाइना मिसयूज़ कर सकता है फ्यूचर में। तो नेशनल इंटरेस्ट के तहत इंडिया ने ये सारी 59 जो है चाइना की ऐप, जिसमें टिकटॉक, कैम स्कैनर वगैरह थे, इनको एब्रोगेट कर दिया, बंद कर दिया, बैन कर दिया पूरी तरीके से। अब देखेंगे ये जो स्टेप लिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस डिजिटल राइट्स के तहत। आप देखेंगे डिजिटल राइट जो है हमारी, कि हम कोई भी वर्ल्ड की ऐप एक्सेस कर सके, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐप्स को कितनी, उसके अंदर क्या कुछ सिक्योरिटी क्लॉजेस डाल के वो हमारे लिए सिक्योर कर रही है। लेकिन पूरी तरीके उस ऐप को बंद कर देना, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इट इज़ नॉट फीजिबल एंड इट इज़ क्लियर वायलेशन ऑफ आवर डिजिटल राइट्स। उसके बाद आप यहाँ देखें सेक्शन 69A, जो कि सेक्शन 69 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आता है। इसे समय समय पे आप देखेंगे क्रिटिसाइज़ किया गया। 69A जो है ये लिमिट करता है कि ये जो डिफाइंड ग्राउंड्स अंडर विच गवर्नमेंट्स कैन टेक एक्शन, गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है इन ऐप से रिलेटेड, जैसे आपने देखा कि कश्मीर के अंदर में जो इंटरनेट को बैन करना था, या फिर इंटरनेट की स्पीड जो है वो धीमी करनी थी, कम करनी थी। आप देखेंगे 2G का स्पीड वहाँ पे लोगों को मिलती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वहाँ के लोगों को। और उसी उसी एक्ट के तहत जो इंडिया में भी ये जो ऐप्स बैन करी गई हैं, तो ये सारी जो है ये एक, आप बोल सकते हैं कि इंडिया के जो जो ये रूल है, जो ये एक्ट है, ये इतना पावरफुल नहीं है कि वो सारी चीज़ों को लेके चल सके। सेक्शन 69A ये एक तरीके के सेंसरशिप पावर है, मतलब सिर्फ रोक लगा सकता है इसके तहत। और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि इट इज़ नॉट वेल डिज़ाइन, प्रॉपरली ये डिज़ाइन नहीं है जिससे कि लोगों की जो डिजिटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए टू इन्वोक्ड आर्टिकल सेक्शन 69A इस जेन्युइन
कोई बहुत ही जेन्युइन नेशनल सिक्योरिटी रिस्क होनी चाहिए, जैसे आप बोले कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा आप जान माल का नुकसान हो सकता है, ऐसी जो प्रिडिक्शन हो, तभी ये जो सेक्शन है 69 ये यूज़ किया जा सकता है और जो नेसेसरी ब्लॉकिंग ऐप है वो करी जा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस सेक्शन का मिसयूज़ करती हुई नज़र आ रही है और लोगों की जो डिजिटल राइट्स है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है। इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और ये इसने साइन कर रखा है जो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये सारी अगर आप देखेंगे जो इंडिया के द्वारा स्टेप लिया गया है जो ऐप्स बैन करने का और इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम करने का, ये सारी चीज़ें जो है ये ह्यूमन राइट्स इसमें वॉयलेशन देखने को मिलता है, सिविल पॉलिटिकल राइट्स का वॉयलेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो रेगुलेशन है इंटरनेट और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज का गवर्नमेंट्स के द्वारा, वहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो किसी भी इंसान या किसी भी इंडियन को मिलनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 3 पार्ट टेस्ट, ये गवर्नमेंट ने जो ब्लॉक की है ये सर्विस टू एक्सेस कंटेंट एंड टेक कोर्सिव स्टेप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करती हैं और इट हैज़ टू फॉलो 3 पार्ट टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसे अब फॉलो करना ही होगा जो 3 पार्ट टेस्ट होता है इंटरनेशनल लॉ का। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये कि इट रिक्वायर्स एक्शन दैट इज़ वेरी क्लियर, जो एक्शन लिया जा रहा है उसके वो क्यों लिया जा रहा है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुड नॉट बी डन बाय लेस इंट्रूसिव मीन्स, किसी गैर ज़रूरी कारण से ये सारी ऐप्स जो हटाई गई नहीं करी जा सकती, और जो स्टैंडर्ड्स हैं नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के वो सारे फॉलो किए जाने चाहिए। इंडिया में अगर आप देखेंगे जो फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आप आर्टिकल 19 से 21 के बीच में देखने को मिलेगा, राइट टू फ्रीडम, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक्सप्रेशन ये जो है बोलता है कि ऑनलाइन कंटेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इसका वॉयलेशन हमारी राइट्स का वॉयलेशन माना जाएगा और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हम जाके इसके लिए रिट दायर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। काफ़ी कंसर्न्स देखने को मिले रिलेटिंग टू सिक्योरिटी, और जो दूसरे ग्राउंड्स हैं इंडियन लॉ के तहत उस सब में काफ़ी लूप होल्स आप बोल सकते हैं देखने को मिले, जिसमें हमारे देश की गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया ऐप्स बैन करने का, वही बोला जा रहा है कि काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। गवर्नमेंट ने जो इसमें लीगल जो बेसिस के हिसाब से जो ये ऐप्स बैन करी हैं उसमें बोला कि क्लियर एक्शन लेने की ज़रूरत थी, और जो इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स देखने को मिले जिसमें कि ये ऐप बैन करी गई। क्योंकि आप देखेंगे ये जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न है ये हाल फिलहाल ही देखने को मिला, पहले ये सारे कंसर्न देखने को नहीं मिले। पहले आप देखते हैं आपने देखा होगा कि पहले भी टिकटॉक आज से नहीं 2 साल पहले से चल रही थी, लेकिन टिकटॉक को इसी टाइम पे बैन किया गया जब हमारा गालवान में चाइना के साथ इशू चल रहा था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने किसी अपनी ऐसी मंशा से ये ऐप बैन करी जो कि नहीं ज़रूरी थी, वो आगे भी एक्सटेंड करी जा सकती थी ऑन सब्जेक्ट ऑफ डेटा और साइबर सिक्योरिटी। कंसर्न्स दिखाए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी देखने को मिले, जो कि सेंसरशिप जो कि जिनका रिजल्ट हो सकता है कि सेंसरशिप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो। जो टेस्ट है ये वेदर इट इज़ प्रोपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शन और मे नॉट हैव बीन मेट, ये आप देख सकते हैं बहुत ह्यूज क्रिटिसिज्म देखने को मिला इन सारी जो स्टेप्स ली गई गवर्नमेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें अनुराधा भसीन जजमेंट में बोला गया कि ब्लॉकिंग पीपल्स राइट्स टू लिबर्टी स्पेशली इन रिलेशन टू इंटरनेट रिक्वायर्स टू बी पब्लिश्ड। जब भी जो ये ऐप्स बैन करी जा रही हैं, जो भी इंटरनेट की फैसिलिटी है उस पर रोक लगाई जा रही है, ये बेसिकली वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट्स का और राइट टू लिबर्टी का, और इसे जब भी करा जाए उससे पहले उसे प्रॉपरली पब्लिश किया जाए
एक न्यूज़ में बताया जाए, ओपन न्यूज़ में, पब्लिक न्यूज़ में ये चीज़ बताई जाए कि हम लोग ये स्टेप लेने जा रहे हैं, उसके बाद ही ये काम करा जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। श्रेया सिंघल केस जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसने भी अपहेल्ड किया था सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, और स्ट्राइक डाउन किया सेक्शन 66A, जो कि आप याद रख सकते हैं। सेक्शन 66A, 69A, ये सारे IT एक्ट से रिलेटेड सेक्शंस है जो कि इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम आप इसे अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं जब भी आपको गवर्नेंस से रिलेटेड या IT से रिलेटेड या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें कोट कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में अगर थोड़ा सा देखें कि इंडियन ऐप्स जो है वो सर्व कर रही है एज अ ग्लोबल मार्केट, उनको फोर्स किया जा सकता है कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के हिसाब से चलें और जो प्रॉपरली वो सारे रूल्स फॉलो करें जो कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए, और जो भी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। जो भी डेटा है उसकी प्रिवेसी होनी चाहिए, बिना किसी के कंसर्न के, बिना किसी से पूछे उस डेटा का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ऑल नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज मस्ट बी ब्रॉट अंडर ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाना चाहिए सरकार को, जिससे कि ये चीज़ इंश्योर करी जा सके कि फ्यूचर में कोई भी ऐसी ऐप ना आए निकल के जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के से खिलवाड़ कर सके, हमारी सोवरेनिटी, हमारी इंटीग्रिटी को हर्ट करे। इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी हद तक ट्राई किया है कि वो कंसल्ट करे न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अभी कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कोई प्रॉपर लॉ नहीं आएगा हमारी जो डिजिटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तब तक ऐसे ही टाइम टू टाइम अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा, अलग अलग ऐप्स के द्वारा, अलग अलग जो वेबसाइट्स के द्वारा हमारी जो डिजिटल राइट्स हैं उनका वायलेशन देखने को मिलेगा, जो कि आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मेरी तरफ से आपसे ये एक विनती है कि आप किसी भी एक ऐसे बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं जो कि पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं सकता, उसके पास वो सारे मीन्स नहीं है कि वो पढ़ सके। से ज़रूर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जाके IS सूत्रा सर्च करिए, और उस चैनल से ये सारी स्लाइड्स फ्री में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, जय हिंद।